हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल जो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसके लिए आप बार बार कमेंट भी कर रहे थे। तो कक्षा 12 भूगोल में बुक 2 में जो चैप्टर नंबर 2 है, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइग्रेशन से रिलेटेड। आज के इस सेशन में हम इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे, जिसको आप वन शॉट रिवीजन भी बोलते हैं। ऑलरेडी इसके पहले के सारे चैप्टर्स के हम कर चुके हैं और ये चैप्टर भी आज आपके लिए हाजिर है। तो बहुत मन लगा के, इत्मीनान से, ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा और लगभग सारे के सारे कंसेप्ट जो जरूरी हैं वो इस चैप्टर में खत्म किए जाएंगे। पर इससे पहले कि मैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए शुरू करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा रहे हैं, जहां पर आपको 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, किसी तरीके का आपको कूपन कोड, डिस्काउंट ऑफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और कक्षा 12 भूगोल का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देखते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 है। भारत, लोक और अर्थव्यवस्था वाला जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2। जैसा कि हम हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर में करते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं या क्या वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट देखेंगे प्रवास, इसका अर्थ क्या है। देखिए, अब आपने अंग्रेजी में एक वर्ड अक्सर सुना होगा, माइग्रेशन। माइग्रेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये क्या है, एक राजनीतिक मुद्दा भी है। आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस एक तरह से करवा देता हूं मैं। ये एक सामाजिक मुद्दा भी है, ठीक है, ये एक आर्थिक मुद्दा भी है। यही नहीं, ये एक सामरिक मुद्दा भी है। सामरिक मतलब जो सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दे हैं, कैसे अभी बताता हूं। तो कम से कम ये 4 वो पॉइंट्स हैं जो इस प्रवास के साथ जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे सर आप कहना क्या चाहते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो प्रवास का अर्थ क्या है हम यहां देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है, एक सामाजिक मुद्दा भी है, एक आर्थिक मुद्दा भी है और एक सामरिक मुद्दा भी है। राजनीतिक मुद्दे का मतलब, जब भी देखो, प्रवास का मतलब होता है सिंपल भाषा में एक जगह से उठकर दूसरे जगह जाना। मान लीजिए आज मैं अपने गांव में रह रहा हूं, कल वो गांव छोड़कर मैं किसी दूसरे गांव में बस जाऊं, कल वो गांव छोड़कर मैं शहर में बस जाऊं, कल वो गांव छोड़कर मैं विदेश चला जाऊं। ठीक है, ये प्रवास कई तरीके का हो सकता है। यानी मैं एट प्रेजेंट या वर्तमान में जहां रह रहा हूं, जहां का मेरा मूल निवास है, वहां से मैं कहीं और चला जाऊं। अब ये देखिए, मुद्दा राजनीतिक भी होता है। राजनीतिक इसलिए होता है, कई बार वो गांव छोड़ के जाने का कुछ कारण हो सकता है, उस कारण को राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर मुद्दा बनाया जाता है और वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे बिहार में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई वहां रोजगार के इतने साधन क्यों नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं कि लोगों को बिहार छोड़ के मुंबई या दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो इस तरह ये राजनीतिक मुद्दा है। दूसरा, सामाजिक मुद्दा यानी सोशल इश्यूज इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार वहां के आसपास का परिवेश ऐसा होता है, आपकी सोसाइटी का ऐसा नेचर होता है कि वो आपको मजबूर करता है कि वहां से जाएं। कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके समाज के आसपास के लोग इतने संपन्न हैं कि आप अपने आप को लग रहा है कि नहीं भाई, इनके साथ मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, या आपके समाज में लोग बहुत कह रहे हैं कि यार तू कुछ करता क्यों नहीं, यहां क्यों है, तुझे तो कहीं और होना चाहिए, उस कारण आप जा रहे हो। या जहां आप जा रहे हो वहां का समाज आपको अच्छा लग रहा हो, वहां का समाज आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, वहां की व्यवस्थाएं आपको पसंद आ रही हो, तो ये एक सामाजिक मुद्दा भी है। डिटेल में भी देखेंगे इसको। आर्थिक मुद्दा, जैसे मैंने पहले बताया, हो सकता है और ज्यादातर ये मुद्दे आर्थिक होते हैं। जब मैं क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि भाई पुरुष प्रवास का सबसे मुख्य कारण क्या है, जो मेल लोग प्रवास करते हैं या मेल जो माइग्रेट होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है वो रोजगार और काम, ये बताया जाता है। तो रोजगार किससे जुड़ा हुआ है, ये आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ मामला, इकोनॉमिक मामला है, ठीक बात है। तो ये जो प्रवास है वो ये एक आर्थिक मुद्दा भी है। सामरिक यानी सुरक्षा से जुड़ा भी मुद्दा है, ये सिक्योरिटी से। कैसे जुड़ा है, जैसे मान लीजिए अक्सर आपने टीवी पे सुना होगा कि भाई रोहिंग्या हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, अब वो विदेशी नागरिक हैं, पता नहीं यहाँ पर आकर हमारी सुरक्षा में कोई कमी न पहुंचाएं। हो सकता है कि वो यहाँ पर आए, सरल ले आके, और बाद में उनको कोई नौकरी न मिले, कुछ न मिले तो वो चोरी करें। मैं केवल रोहिंग्यास की ही बात में नहीं कह रहा हूँ, कोई भी अगर नागरिक बाहर से आकर, कोई भी व्यक्ति बाहर से आके यहाँ सरल ले ले, मान लो उनके यहाँ बहुत उथल पुथल है, खाने को नहीं मिला, भारत में आके बस गए, अब यहाँ के वो क्या करेंगे। हो सकता है यहाँ पे गलत काम करने लगे, हो सकता है यहाँ पे चोरी डकैती करें, हो सकता है यहाँ पे हत्याएं करें, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि माइग्रेशन या प्रवास के बहाने कोई दूसरे देश का गुप्तचर या दूसरे देश का कोई आप कह सकते हैं कि खुफिया खबर पहुंचाने वाला, या आप कह सकते हैं कि उनके यहाँ का कोई जासूस हमारे देश में आ जाए।
ठीक है ना। ये केवल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों को ही बात नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी कोई आके बस रहा है, एक गांव से दूसरे गांव में भी आ रहा है, तो वहां की सुरक्षा के लिए वो कितना फिट है कि नहीं है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ये कोई जान नहीं सकता। तो ये जो प्रवास है, इसका अर्थ और ये किन किन मुद्दों पर ये बटा हुआ है, ये थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। ये जो परिप्रेक्ष्य मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो मैं आपको एक तरह से कह रहा हूं कि एक ओवरव्यू बना रहा हूं, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको कम मिलेगा, या आपको बनाकर चलना है। क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। थोड़ा सा मैं ब्रॉडर एक्सपेक्ट इसका आपको बता रहा हूं, विस्तृत रूप बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, समझ लेंगे इसको, बहुत चिंता मत करिएगा। फिर हम बात करेंगे प्रवास की गणना, ठीक है, तो इसकी गणना होनी भी जरूरी है, इसका कैलकुलेशन, इसका एक डेटा होना भी जरूरी है। फिर हम प्रवास के प्रकारों की बात करेंगे, कितने प्रकार के प्रवास हैं, है ना। बहुत बार गांव से गांव का होता है, गांव से शहरों का होता है, कभी पुरुषों का है, कभी महिलाओं का है, तो कई प्रकार हैं, इसको देखेंगे। फिर स्थानांतरण, इसके भी प्रकार को देखेंगे, बहुत बेसिक अंतर नहीं, बहुत बेसिक सा माइन्यूट सा फर्क रहता है, देख लेंगे। प्रवास की प्रवृत्तियां क्या है ना, किन किन प्रवृत्ति या किन किन धारणाओं से युक्त होकर ये प्रवास होते हैं, है ना, उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, इसको समझेंगे। प्रवास के कारण, लगभग वही बात कि क्या वो परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि प्रवास करना पड़ता है, इसमें प्रतिकर्ष अपकर्ष ये कारण देखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और फिर प्रवास का अंत में क्या परिणाम होता है, प्रवास जब होगा तो वो क्या रिजल्ट पैदा करेगा, है ना, और वो रिजल्ट भी इन्हीं चारों मुद्दों पर देखा जाएगा। राजनीतिक तौर पर उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, सामाजिक तौर पर क्या रिजल्ट निकल रहा है, आर्थिक और सामरिक तौर पर क्या परिणाम निकल कर आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, इसकी चर्चा भी थोड़ी होनी चाहिए। तो इसकी बातचीत भी हम इस चैप्टर में करेंगे, जो अपने आप में एक क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रवास क्या है। देखते हैं एक दो लाइनें। जब किसी स्थान से जनसंख्या का एक भाग दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो उसे जनसंख्या का स्थानांतरण या प्रवास कहते हैं। एक ही बात है, बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं है कोई बहुत, लेकिन एक ही बात है। तो इसको आप ट्रांसफर या माइग्रेशन कहेंगे। यानी जब मान लीजिए कि कहीं 2000 की पॉपुलेशन है, वहां से 200 लोग या 2 लोग या 2000 लोग निकल कर आकर कहीं जाकर बस जाए, तो ये जनसंख्या का स्थानांतरण होता है, या इसको प्रवास कहते हैं। बेसिक आप अर्थ समझ गए, बहुत ज्यादा डीप डेफिनेशंस में नहीं जाना है। ऐसा आंसर को लिखिए और ऐसा पढ़िए कि चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो सीधा बोलिए कि भाई जनसंख्या का एक भाग है, वो एक स्थान पे रह रहा है, जब वो दूसरी जगह जाकर बस जाता है तो उसको हम स्थानांतरण कहते हैं या उसको प्रवास कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का प्रवास उत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार की सुविधा, इन सभी कारणों के कारण होता है। ये देखिए, अब ये कारण डिवाइड होंगे, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारण मैं बताऊंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर क्या कारण रहते हैं। एक, उत्तम शिक्षा, जिसको आप क्या बोलेंगे, हम आ गया मुद्दा एजुकेशन। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। आपने कई लोगों को सुना होगा कि हम तो गांव में रह गए, बच्चों को पढ़ाना है तो शहर जाना है, अरे यहां तो कोई हॉस्पिटल नहीं, हमें इलाज कराना है तो शहर में रहना है, ठीक है ना, हमें तो जो है यहां कोई रोजगार ही नहीं मिलता, काम करना है तो शहर जाना है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 शब्द पुटली में बांध लीजिए इस चैप्टर के लिए। ये वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन कारणों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात भी क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। ठीक है, आज लोग एक गांव से दूसरे गांव, यही मैं आपको बता रहा था कि ये जो माइग्रेशन होगा वो कहां से कहां, अक्सर लोग सोचते हैं कि शहर में चले गए तो माइग्रेशन, नहीं, गांव से गांव। ये मैं अलग से इसलिए लिखता हूं ना ताकि आपको पॉइंट्स ठीक से याद रहे कि सर ने कुछ अलग से लिखा था, पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, गांव से शहर, ठीक है, और क्या, छोटे शहर से बड़े शहर, शहर से शहर में भी होता है, छोटे शहर से बड़े शहर। ठीक है, अच्छा जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये प्रवास के एक तरह से कह सकते हैं आप कि आप तरीके देखेंगे या प्रवास के ये क्षेत्र देखेंगे आप कि भाई प्रवास एक गांव से दूसरे गांव में हो सकता है, गांव से शहरों में हो सकता है, और हो सकता है कि कोई शहर छोटा हो तो वहां से बड़े शहरों की तरफ हो सकता है। आज प्रवास दिक, दिक मतलब होता है दिशा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। दिक और काल के संदर्भ में
जनसंख्या के पुनर्वितरण का एक अभिन्न अंग बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ लीजिए आप। यहां पर यह है कि प्रवास जो है एक दिशा या एक समय के अंतर्गत जो जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पहले चैप्टर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, कहां जनसंख्या कितना रह रही है, कौन सी जनसंख्या कहां निवास कर रही है, यह डिस्ट्रीब्यूशन है। जब वो प्रवास आप करते हैं तो जो पहले से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो दूसरी तरह से होने लगता है। मान लीजिए यहां पर 1 लाख लोग रह रहे हैं, अब प्रवास होने के कारण इसमें से 40,000 लोग कहीं और चले गए तो यहां 60,000 बच जाएंगे। तो ये जो प्रवास होता है ना, ये जनसंख्या का पुनर्वितरण करता है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन करता है। अच्छा, इसका उदाहरण भारत में मध्य और पश्चिमी एशिया से आने वाले प्रवासी हैं, ठीक है ना। तो भारत में बहुत सारे पश्चिमी एशिया से लोग आते हैं और भारत से भी पश्चिमी एशिया में लोग जाते हैं। अब अच्छा, पहले भारत से मध्य एशिया में बहुत सारे लोग आए थे। समझिए आप बात को, शुरुआती ऐतिहासिक कालों में भारत से बहुत सारे आक्रमणकारी, बहुत सारे जिसको आप कह सकते हैं कि दूसरे धर्म और दूसरे संप्रदायों से संबंध रखने वाले लोग भारत में आए और यहाँ आकर बसे, नस्लें बसी, है ना। तो एक जनसंख्या का एक तरह का पुनर्वितरण हो गया। ऐसे ही आज भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस रहा है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इंडियन डायस्पोरा अगर मैं कहूं, भारतीय डायस्पोरा, तो भारत के मूल के लोग जो दूसरी जगह जाकर बस रहे हैं। जैसे कनाडा जाके देखिए 30-40% इंडियन हो गए हैं, इंग्लैंड में देखिए प्रधानमंत्री भारतीय हो गया, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, अमेरिका में देखिए, बहुत सारे भारतीय लोग जाकर वहां पर बस गए हैं, परमानेंट सिटीजन हो गए हैं। तो वहां की जनसंख्या का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, पुनर्वितरण हो गया है। क्लियर है? अच्छा चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रवास की गणना 1881 से प्रारंभ हो गई थी, परंतु इस गणना के आकलन में समय समय पर परिवर्तन किया गया। मैंने दूसरा ऑप्शन आपको बताया था कि प्रवास की गणना भी होनी चाहिए, तो उसमें एक लाइन आप ध्यान रखिएगा कि 1881 से ही भारत में प्रवास की गणना शुरू हो गई। तो भारत में जनसंख्या का जो आप कह सकते हैं ना कि सेंसस है, जिसको जनगणना बोलते हैं, वो भी स्टार्ट हो गया था 1881 से। ठीक है, सन 1881 में इन आंकड़ों को जन्म स्थान के आधार पर दर्ज किया गया और 1961 में इसमें संशोधन करके उसमें 2 घटक और बना दिए गए। तो जब 1881 से ये जनगणना होने लगी, ये जो प्रवास है इसको काउंट किया जाने लगा, तो उसमें क्या किया गया कि जन्म स्थान किसका कहां है उसी को आधार मानकर चीजें देखी जा रही थी। बाद में 1961 में इसमें 2 चीजें और की गई। एक तो जन्म स्थान गांव में है कि नगर में है, और अन्यत्र जन्मा है कि जहां रह रहा है वहीं वो है जन्मा है। ये 2 चीजें और इसमें ऐड कर दी गई। तो ये गणना से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। इसमें निवास की अवधि ली गई कि आप कहीं पे रह रहे हैं तो कितने समय से रह रहे हैं। आ गई बात समझ में? अगर आप कहीं पे रह रहे हैं, अगर आप कहीं पे निवास कर रहे हैं तो आप कितने समय से रह रहे हैं, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो ये अवधि भी इसमें मेंशन की गई थी। 1971 में इसमें निवास और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि को भी शामिल किया गया। और इसीलिए जब आप आज के डेट में जब आप ये देखते हैं कि कौन भारत का सिटीजन है, कौन भारत का नॉन रेसिडेंट है, कौन रेसिडेंट है, तो वहां पर देखा जाता है कि किसी देश में किसी जगह पर कितने दिन तक कोई व्यक्ति रुका है। तो अब बहुत चीजें देखी जाती हैं। आपका जन्म कहां हुआ है, आप कहां से आए हैं, किसी जगह पर कितने दिन रुक रहे हैं, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन से क्या होता है, हम एग्जैक्टली बता पाते हैं कि भाई असल में प्रवास कितना हो रहा है, माइग्रेशन कितना हो रहा है। ठीक है, प्रवास के कारणों की सूचना का समाविष्ट 1981 में किया गया और जनगणना के प्रवास पर निम्न पूछे जाते। अब प्रश्न अगर पूछा जाएगा माइग्रेशन पर तो क्या क्या प्रश्न देख लीजिए। क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ है या नहीं, इसमें ग्राम, नगरीय क्षेत्र, जिला, राज्य का नाम, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर बाहर जन्म हुआ है तो उस देश का नाम पूछा जाता है। तो ये चीज पूछी जाती है जिससे ये पता लगे कि भाई एग्जैक्टली कोई व्यक्ति यहीं का है या कहीं बाहर से आकर रहकर यहां पर एक नई जनसंख्या बना रहा है। तो ये सारे सवाल वहां पर पूछे जाते हैं। क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है, निवास से पूर्व स्थान का नाम विदेशी है तो उस देश का नाम भी पूछा जाता है कि आप किस देश से आए हैं, ताकि ये निवास की, ये प्रवासी की गणना वाले कंसेप्ट में आप बताएंगे, ताकि ये पता हो सके हम ये तरीका देख रहे हैं कि किन तरीकों से प्रवास की एग्जैक्ट जानकारी मिलती है। निवास स्थान से प्रवास का कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि। भारत में प्रवास की गणना 2 आधार पर की जाती है, जन्म स्थान यानी जिसको बोलते हैं बर्थ प्लेस, और निवास स्थान यानी रेसिडेंशियल प्लेस, कहां जन्म हुआ है और कहां आपका निवास है। ये 2 चीजें मुख्य रूप से देखी जाती हैं और दोनों चीजों से प्रवास की स्थिति का पता लगता है।
अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, और वो है प्रवास के प्रकार। जनरली 2-3 तरह के सवाल देखिए इस चैप्टर से बनते हैं। एक तो ये कि प्रवास का अर्थ क्या है, दूसरा प्रकार कौन कौन से हैं, माने किन किन परिस्थितियों में आप मानेंगे कि ये प्रवास है ना। इसके 2-3-4 प्रकार है, भी मैं इस पर चर्चा करूंगा। फिर इसके कारण क्या है और इसके परिणाम क्या होते हैं। तो ये 3-4 तरीके के टॉपिक है जिसमें पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। तो इसमें हम अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पे पहुंचे हैं कि प्रवास के प्रकार कौन से हैं, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला आता है महत्वपूर्ण भाग जो वो है बाह्य या अंतरराष्ट्रीय प्रवास, यानी इसको आप कह सकते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी इंटरनेशनल है कि एक देश से दो देशों के बीच में है। जैसे मान लीजिए कि किसी काल में जो पश्चिमी एशिया के लोग थे वो भारत में आकर बस गए। अभी भारत की बहुत सारी जनसंख्या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बसती है, तो ये अंतरराष्ट्रीय हो गया। आंतरिक यानी देश के भीतर ही जब प्रवास हुआ, इंटर स्टेट जिसको आप कहते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन, इसको आप एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल या इंटरनेशनल है ये, और ये इंटरनल है। यानी इंटरनल में क्या क्या आ जाएगा, गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, छोटे शहर से बड़े शहर। तो सबसे पहले तो ये 2 तरह के प्रकार हैं, और इन 2 प्रकारों के कुछ उप प्रकार भी होंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, स्थानांतरण के प्रकार होते हैं। अच्छा, एक तो हो गया माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करके। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसमें भी कुछ प्रभाव, इसके भी कुछ भाग होते हैं। फिर वो क्या क्या तरह के होते हैं आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक अप्रवास है जिसमें जब प्रदेश के बाहर से आकर लोग बसते हैं, और एक है उत्प्रवास जब किसी प्रदेश से लोग दूसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं, है ना। तो एक हो गया कि कहीं बाहर से कोई आकर यहां बसा, इमिग्रेशन इमिग्रेशन वाला जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है। तो जब बाहर से कोई आकर एक जगह पर रुका, मान लीजिए बाहर से कोई आया आपके प्रदेश में आया, तो ये हो जाता है अप्रवास। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से कोई व्यक्ति आकर मान लीजिए बिहार में बसता है, तो बिहार के लिए वो अप्रवास हो गया। और बिहार से कोई व्यक्ति दिल्ली जाता है तो वो उत्प्रवास कहलाता है। तो एक तो ये अंतर आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी प्रदेश से लोग दूसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं तो वो उत्प्रवास है, और जब कहीं से आकर आपके जगह पर बस रहे हैं तो वो अप्रवास कहलाता है। अब आते हैं बाह्य प्रवास पे, एक्सटर्नल माइग्रेशन पे। तो जब प्रवास एक देश से दूसरे देश के बीच होता है तो उसे बाह्य प्रवास कहते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही व्यापार और धर्म प्रचार हेतु भारतवासी विदेशों को प्रवास करते रहे हैं। आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लोग भूटान, श्रीलंका, चाइना, कहाँ कहाँ जाते रहे थे। व्यापार भी आपने रेशम मार्ग सुना होगा, और कई तरह के बंदरगाहों की चर्चा हड़प्पन काल से ही आता है, सभ्यता से आता है। तो ये माइग्रेशन चलता रहता है। आजकल अगर आप देखें तो व्यापार, शिक्षा, रोजगार, ठीक है, व्यापार, शिक्षा, रोजगार, इसके अलावा भ्रमण, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणों से लोग आज भी दूसरे देशों में जाते रहते हैं, है ना, कि उनको कोई अपना व्यापार करना है, या वहां जाकर शिक्षा प्राप्त करनी है, या वहीं वहीं जाकर नौकरी करनी है। इस तरह के जो कारण हैं, इसके कारण अभी भी बाहरी प्रवास चल रहा है, ठीक है। और अभी भी जो धार्मिक प्रचार है, इस कारण भी बहुत सारे प्रवास होते हैं। लोग जाकर दूसरे देशों में प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। आपने इस्कॉन का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इस्कॉन का नाम आपने सुना होगा। ये धार्मिक प्रवास का सबसे अच्छा उदाहरण आप कह सकते हैं। 19वीं शताब्दी में रोजगार हेतु काफी बड़ी संख्या में भारत के लोग श्रमिकों के रूप में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। तो जब भारत में औपनिवेशिक काल चल रहा था, जब इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, तो यहाँ से बहुत सारे मजदूरों को अफ्रीका में, श्रीलंका के चाय बागानों में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ले जाकर वहां बसाते थे और लोग बस गए जाके। अधिकांश प्रवासी म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, मॉरिशस, ब्रिटिश गयाना, ट्रिनिडाड, फिजी, इंडोनेशिया और थाईलैंड देशों जैसे देशों में जाकर वहां पे बसने लगे थे। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल भारत से अशिक्षित श्रमिकों का विदेश को स्थानांतरण सरकार द्वारा निषेध है। तो अब तो जो लेबर क्लास, या आप कह सकते हैं कि अशिक्षित जो श्रमिक हैं, वो जल्दी नहीं भेजे जाते हैं कि जाकर वहां पर बसें। विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 40 लाख भारतीय प्रवासी हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, ये सारे देश इसमें देखे जाते हैं। दूसरा होता है आंतरिक प्रवास।
तो जब जनसंख्या का स्थानांतरण किसी देश के आंतरिक भागों में से एक स्थान से दूसरे स्थान को होगा तो उसे हम आंतरिक प्रवास या सॉरी ठीक है, थोड़ा गला परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। मतलब जैसे मान लीजिए एक गांव से किसी दूसरे गांव में, एक छोटे शहर से किसी बड़े शहर में, है ना, ये आपके देश के अंदर का माइग्रेशन है। आंतरिक प्रवास के कई प्रकार हैं, जैसे अल्पकालीन, सामयिक, स्थायी, अर्धस्थायी, अस्थायी। ये सारे क्या हैं? आंतरिक प्रवास के कारण हैं। आंतरिक प्रवास सामान्यतः अधिक आर्थिक घनत्व और कम आर्थिक घनत्व वाले क्षेत्रों के बीच होता है। बिल्कुल ठीक बात। अधिक आर्थिक घनत्व का मतलब क्या है? जहां पर देखिए, वैसे दो चीजें होती है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। एक होता है जनसंख्या घनत्व, जिसको आप कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक बात है। दूसरा यहां पर कह रहा है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व का मतलब ये हो गया कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो कैसी, कि कहां पर कैसी हो रही हैं, है ना। अगली बात समझ में, यानी कहां पर ज्यादा रोजगार है, कहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज है। तो हो सकता है किसी किसी सीरियल, जैसे इंडिया में मान लीजिए नोएडा है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली है, बॉम्बे है ना, भिलाई है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत क्या है, उद्योगों का घनत्व है, आर्थिक घनत्व ज्यादा है। तो जहां पर आर्थिक घनत्व नहीं है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहां से लोग माइग्रेट होकर उन जगहों पर जाते हैं। पश्चिम बंगाल से बहुत से लोग असम तथा उत्तर प्रदेश से पंजाब के कृषि प्रधान क्षेत्र में जाकर बस गए। कई बार गांव में रोजगार के कम अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और मनोरंजन की कम सुविधाओं के कारण भी लोग गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो ये सारे कारण भी बहुत प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आप जो प्रवास है उसको प्लेस यानी स्थान के हिसाब से देखें तो एक होता है ग्राम से ग्राम की ओर। तो भारत गांव का देश है, अतः जन्म, मृत्यु, विवाह आदि सामाजिक व्यवहार के कारण और ग्राम से ग्राम का प्रवेश होता है, प्रवास होता है, खासकर इसमें लड़कियों का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं में प्रवास का सबसे अधिक कारण, महिलाओं में प्रवास का मुख्य कारण, तो कारण तो नहीं ठीक है, लेकिन है, ये रियलिटी है, विवाह। विवाह के कारण ज्यादा से ज्यादा माइग्रेशन है। और पुरुषों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीवाईक्यू में भी मैंने कराया था, पुरुषों में प्रवास का मुख्य कारण रोजगार, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है, वर्तमान में हमारे देश में 66% प्रवास इसी प्रकार का होता है, विवाह के कारण यहां पर माइग्रेशन करना पड़ता है। ग्राम से नगर, सामान्यतः लोग नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए गांव से नगरों की ओर जाते हैं। यह प्रवृत्ति 1951 के बाद निरंतर बढ़ती जा रही है। 1951 के बाद लगातार ये इंक्रीज होती चली जा रही है। नगर से गांव की ओर, आजकल ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के कारण नगरों से कुछ लोग सामयिक और अर्धस्थायी प्रवास करते हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति बहुत धीमी है कि लोग नगर से गांव की ओर जाएं। जैसे मान लीजिए अभी कोविड हुआ था तो बहुत लोगों को लगा कि शहर छोड़ के गांव में जाना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए बहुत लोगों को लगता है कि शहरों में प्रदूषण बहुत है, इन कारणों से भी लगता है कि वो गांव में जाकर चैन से रह सकते हैं, फार्म हाउस बना के। तो इन कारणों से कभी कभी नगरों से गांव की ओर भी जाकर लोग प्रवास करते हैं। नगर से नगर, इस प्रकार का प्रवास मुख्यतः प्रशासनिक अथवा व्यावसायिक दृष्टि से होता है। आजकल इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि लोग नगर से नगर की ओर जाएं। जैसे मान लीजिए, लेट सपोज आप लखनऊ में काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा ऑफर दिल्ली में मिला, आप दिल्ली में कर रहे हैं, बहुत अच्छा ऑफर बैंगलोर में मिला, तो इन कारणों से भी प्रवास होता है, ऐसी प्रवृत्तियां भी देखी जाती हैं। ठीक है, समय के संदर्भ में ये स्थान था, तो ट्रांसफर में क्या क्या देखा, गांव से गांव, नगर से गांव, नगर से नगर, या छोटे शहर से बड़े शहर। समय के देखिए तो एक अल्पकालीन प्रवास, जिसको आप बोलते हैं क्या, बहुत टेम्पररी माइग्रेशन या शॉर्ट टर्म माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, पारिवारिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने, व्यापार के लिए कुछ दिनों के लिए या खेल कूद के लिए कुछ दिनों के लिए प्रवास होता है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का अल्पकालिक या टेम्पररी माइग्रेशन होता है। दूसरा अस्थायी प्रवास,
जैसे रेल और सड़क, नहर, कारखाना, इसके निर्माण के लिए श्रमिक लोग क्या करते हैं, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1.5 साल कहीं रुक जाते हैं। मान लीजिए कि मेरा प्रोजेक्ट है, कह देंगे मेरा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए लेट सपोज पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ के जितने श्रमिक, इंजीनियर, पूरी टीम होगी, वो जाके 1.5 साल वहीं पे आप देखते हो ना, टेम्पररी टेंट वेंट बना के और वहीं रहने लगते हैं। तो एक तरह का ये अस्थायी माइग्रेशन होता है, ठीक है, जिसको नॉन परमानेंट माइग्रेशन बोलते हैं। बहुत आराम से रुक रुक के चीजें बता रहा हूं ताकि बिल्कुल कहीं से आपको कुछ रटना नहीं है, सारी चीजें सीधे आपके दिमाग में बैठती चली जाए, ठीक है। अगला देखते हैं, मौसमी प्रवास, इसको बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजनल। आपने देखा होगा खासकर जो लोग यूपी बिहार वगैरह क्षेत्र में हैं, जब गेहूं और धान की फसल पक जाती है तो कंबाइन मशीन चलाने के लिए कुछ पंजाबी लोग अचानक से आ जाते हैं। वो लोग आकर कंबाइन मशीन चलाते हैं, तो जिस सीजन में वहां पे कंबाइन की जरूरत होगी वो पंजाबी लोग आके काम करेंगे, है ना। गन्ने के फैक्ट्री में कुछ दिन के लिए कुछ लोग मजदूर आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, क्योंकि वो गन्ने का भी काम सीजनल होता है। तो जब मौसम के हिसाब से कोई कंपनी चलती है और उस हिसाब से कामकाज आगे बढ़ता है तो उसे सीजनल या मौसमी प्रवास कहते हैं। प्रतिवर्ष फसल काल में लोग मजदूरी के लिए अपने स्थान से दूसरे राज्य को जाते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश से पंजाब को। इस प्रकार प्रवास मौसमी प्रवास होता है, तो जो किसी सीजन या मौसम का काम होता है। घुमक्कड़ पशुपालक में भी होता है, गर्मियों में कुछ पशु हैं जो लेके निकलते हैं, कुछ लोग केवल ठंडियों में उन पशुओं को लेके निकलते हैं। तो ये प्रवास जो यानी जो भी काम किसी एक पर्टिकुलर मौसम में किया जाए और उस काम को करने के लिए जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये सीजनल या मौसमी प्रवाह उसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। एक होता है स्थायी प्रवास, यानी परमानेंट माइग्रेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव से 400 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर बन रहा है। जैसे 1980s के आसपास नोएडा जैसा कोई बड़ा शहर नहीं था, बाद में धीरे धीरे उस शहर को न्यू ओखला के नाम से बसाया गया। ओखला एक जगह है दिल्ली में, वो न्यू ओखला के नाम से डेवलप होने लगा, एनसीआर बनने लगा। तो वहां पर एक बहुत बड़ा सिटी बन रहा था, तो आसपास बहुत लोग लगाकर झुग्गी बस्तियां बना के, प्लॉट लेके, और वहां पे परमानेंटली शिफ्ट होने लगे, और शिफ्ट हो ही गए। तो ये होता है स्थायी प्रवास। तो व्यापार, उद्योग और शहरी विकास के कारण जब कहीं नई बस्तियां बसने लगती हैं तो आसपास और दूर के लोग भी वहां आकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। जैसे राजस्थान नहर और नवी मुंबई के निर्माण से कई लोग बाहर से आकर बस गए, नोएडा के निर्माण से कई लोग बाहर आके बस गए, गोरखपुर के आसपास एक गीडा क्षेत्र है वहां पर। तो जब नई कोई बस्ती बनती है, नया कोई प्रोजेक्ट चलता है, तो लोग आकर बाहर से बसते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रवास माना जाता है। तो ये हो जाएगा स्थायी प्रवास में, ठीक है। अब अगला अगर देखें प्रवास के कारणों की बात करें, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि भाई वो क्या कारण होते हैं, क्या कारक होते हैं जो प्रवास करने पे मजबूर करते हैं, जो माइग्रेट करने पे मजबूर करते हैं। तो इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण कारणों का नाम आता है, एक प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत ही चर्चित टॉपिक है, और यहां से बार बार सवाल बनाए जाते हैं। तो पहला कारण है प्रतिकर्ष प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत लोग अपने निवास स्थान यानी जहां पे वो रह रहे होते हैं, ठीक है, या उद्गम स्थान को छुड़वाने के कारण बनते हैं। यानी कुछ ऐसे कारक होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जगह है, वहां पर एकदम बेकार एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, या वहां पर मान लीजिए कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, लोगों के यहाँ खूब चोरियां हो रही हैं, लोगों के यहाँ डकैती हो रही है, या कोई किसी को मार रहा है, परेशान कर रहा है, या बहुत वहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, बहुत गरीबी है। तो यहाँ क्या होता है, वो स्थान छुड़वा देता है। ऐसे कारण जो आपके स्थान को छुड़वा दें, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स, है ना। वहां रोजगार के कोई सुविधा नहीं है, वहां शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में वो जगह छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाते हैं प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक हैं, इसके अंतर्गत लोग विभिन्न कारकों से आकर्षित होकर दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसको बोलते हैं पुल फैक्टर, यानी खींचता है। एक ऐसे, जैसे मान लीजिए कहीं पर बड़े अच्छे रोजगार के साधन हैं, बड़ी अच्छे स्कूल हैं, बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब ये स्थितियां बनती हैं तो इन कारणों से लोग वहां खींचे हुए चले जाते हैं, और इनको हम अपकर्ष कारक कहते हैं। तो दो कारक हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। आई होप कि ये दोनों कारक आपको ठीक से समझ में आ रहे होंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि सभी लोग अपने जन्म स्थान पर ही रहना चाहते हैं, किंतु गरीबी, बेकारी, अधिक अच्छा जीवन जीने की लालसा और अन्य कई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से लोग अन्यत्र प्रवास करते हैं। तो
यही मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपने जन्म स्थान पर जिए, जहां उसने वो पैदा हुआ है, जहां उसके परिवार है वहीं रहे, लेकिन शिक्षा के कारण, रोजगार के कारण, गरीबी के कारण उसे क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। अब ये जो कारक होते हैं इस पर ध्यान रखिएगा। कुछ कारक ऐसे हैं जिनसे मजबूर होकर व्यक्ति वो जगह छोड़ता है, और कुछ कारक ऐसे हैं जो उसको बुलाते हैं कि देखो मेरे पास बड़ी अच्छी है जगह, आ जाओ, आकर्षित होकर चला जाता है। तो जो मजबूर होकर छोड़ता है उसके लिए हमने पढ़ा प्रतिकर्ष, और जो चीजें आपको आकर्षित करे कि आप वहां चले जाइए वो है अपकर्ष। ये दो कारक वहां पर होते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रमुख कारण देखें, ये तो प्रतिकर्ष अपकर्ष वो कारणों के हेडिंग्स हैं, लेकिन आप व्यवहारिक रूप से क्या क्या कारण है जिसके कारण माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है। पहला, जनसंख्या का दबाव। जनसंख्या का दबाव यानी मान लीजिए कि किसी जगह पर बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, वहां पर बिल्कुल अब दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट हो पा रही हैं, तो लोग वो जगह छोड़ेंगे। कृषि पर अधिक दबाव। देखिए हमारे यहाँ किस तरह की कृषि होती है, एक अंग्रेजी में वर्ड होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो लैंड होल्डिंग है, जो कृषि की जमीनें हैं वो बड़ी छोटी छोटी हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं। अब पता लगा परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोग उसी जमीन पे काम करना चाह रहे हैं, तो कैसे उनको फायदा होगा। तो उस कृषि पर बहुत दबाव बन जाता है। लोगों को लगता है नहीं भाई यहाँ 2 ही लोगों का गुजारा होगा, बाकी लोग बाहर जाइए, कुछ कमा के लाइए। तो ये जो कृषि का दबाव है इसके कारण भी क्या होता है, लोगों को जाना पड़ता है, वो जगह छोड़कर माइग्रेट करना पड़ता है। शिक्षित नवयुवकों को कृषि के प्रति अरुचि, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ है देश में शहरीकरण का, या देशों का लोगों का शहरों की तरफ पलायन का। जो नवयुवक हैं, जो यूथ है, उनको लगता है नहीं कृषि में कुछ नहीं है, हम एग्रीकल्चर करके कोई करियर नहीं बना सकते हैं, तो हमें यहाँ से निकल के बाहर जाना पड़ेगा। शहरों में काम के अवसरों का आकर्षण, जाहिर सी बात है जो शहर है वहां पर काम के अवसर का ज्यादा आकर्षण है, वहां पर उनको वही अपकर्ष कारक, उनको लगेगा यहाँ बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, यहाँ अच्छे ऑफिसर्स हैं, एयर कंडीशन में काम करने को मिलेगा, तो लोग वहां जाते हैं। और सामाजिक कारण, सोशल कारण, ये बहुत बड़ा दायरा है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कैसे पलायन एक सामाजिक कारण भी है। मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, आपको नौकरी नहीं है, आपका जीवन स्तर बेहतर नहीं है, तो लोग आपको तरह तरह की बातें करेंगे, अरे इनके तो विवाह हो गया और ये कुछ काम ही नहीं करते, इनको जाना चाहिए, बाहर नौकरी तलाशनी चाहिए। तो सामाजिक जो स्टेटस है, सामाजिक जो जिसको आप कह सकते हैं ना कि जो एक बंधन बंधा हुआ है, वो चीजें मेंटेन करने के चक्कर में या उसमें बराबरी रखने के चक्कर में लोग बहुत बार क्या करते हैं, प्रवास कर देते हैं और चले जाते हैं। मुख्य कारणों की बात करें तो किसी देश या प्रदेश में जनसंख्या अधिक हो जाने पर वहां जीवन यापन की सुविधाओं में कमी आ जाती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए कि जिन चीजों की हम चर्चा कर रहे थे कि जब जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, जैसे मान लीजिए किसी जगह पर लेट सपोज सरकार ने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, अब वहां पर ऑलरेडी लोग 200 लोग रोज पेशेंट पहुंच रहे हैं, इतनी जनसंख्या है, तो वहां पर सुविधा अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो वस्तु बेहतर, व्यक्ति जो है वो बेहतर जीवन के लिए अन्यत्र प्रवास करने लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग ज्यादा अच्छा जीवन जीना पर चाहते हैं और वो क्या करते हैं, किसी अन्य जगह पर प्रवास करते हैं। यहाँ व्यक्ति कर लीजिएगा, तो जो व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है, बेहतर जीवन जीने के लिए अन्य प्रवास करते हैं। आजकल भारत से कई लोग खाड़ी के देशों और पश्चिमी देशों को जाते हैं। भारत में ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लोग अन्य राज्यों को में उत्प्रवास करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही चैप्टर के बताया था कि जहां पर जनसंख्या का, जैसे बिहार को आप देख लीजिए, बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कितना है, 1106 है ना, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 1100 लोग रह रहे हैं। तो अब ऐसी जगह पर सुविधा कैसे मिलेगी, तो उनको लेकर कर कहां जाना पड़ेगा, दूसरे राज्यों की तरफ प्रवास करना पड़ेगा। कृषि पर अधिक दबाव, मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन का प्रमुख का साधन कृषि है, और कृषि की भूमि क्या है, सीमित है। हमने अर्थशास्त्र में भी हम देखते हैं कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित हैं। हमारे यहाँ जो छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम वाले जो किसान हैं, जिनको मार्जिनलाइज फार्मर और स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं, उनकी संख्या 70% 80% के आसपास तक है। और मतलब बहुत कम मात्रा में ऐसे किसान हैं जो 10 हेक्टेयर वाले हैं। तो ऐसी छोटी जमीनों में ज्यादा लोग कैसे काम करेंगे। तो ग्रामीण जनसंख्या बढ़ ही रही है, तो कृषि पर दबाव हो रहा है, तो लोगों को क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन करना पड़ता है। शिक्षित नागरिकों के कृषि के प्रति अरुचि, तो शिक्षित या अशिक्षित लोग क्या कहते हैं, वो सोचते हैं अन्यत्र कहीं रोजगार की तलाश करें। उन्हें फैक्ट्री में काम करना है, उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना है, उन्हें पर डे की, पर मंथ की सैलरी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 6-6 महीने कृषि उगाकर और सोचें कि उनको पैसा मिले तो काम करें, और सही भी है। आज भी कृषि में या गवर्नमेंट जो एमएसपी तय कर रही है, या गवर्नमेंट जो फसलों के दाम तय कर रही है, वो कहीं ना कहीं इतने लाभदायक नहीं है कि आप उसमें करियर बना के फैमिली बहुत अच्छे से चलाएं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं,
और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई भूमि कृषि में क्यों फायदा नहीं है। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, भारत में कृषि, भू संसाधन सब पढ़ेंगे, तो वहां पर आप लॉजिक देंगे कि भैया हमारे जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, लैंड होल्डिंग जो है, यानी जो भू क्षेत्र है वो स्मॉल है, छोटा है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि लोगों के पास जो जमीन है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में है और इस कारण वो ज्यादा उसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। शहरों में काम के अवसरों का आकर्षण, जाहिर सी बात है शहरों में नई कंपनियां बन रही है। आप देखें कई सारे व्यापार, कई सारे नए नए शहरों को बसाया जा रहा है जो केवल व्यापार के लिए होंगे, जो केवल एक्सपोर्ट के लिए होंगे। SEZ आपने सुना होगा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले चैप्टर में आई थिंक पढ़ाया भी था कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर केवल कंपनी एक्सपोर्ट करने के लिए चीजें बनाती है, सरकार छूट देती है। नोएडा उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये क्षेत्रों में बहुत सारे दोस्त फोन करेंगे, अरे मेरी तो बड़ी अच्छी नौकरी आ जाओ, तेरी भी लगवा दूंगा। तो ये जो रुचियां हैं, ये जो आकर्षण है, जो ये प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक है, ये उसको बुलाते हैं। सामाजिक कारण, मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास का कानून भिन्न है। विवाह के उपरांत स्त्रियां प्राय अपने मायके से बाहर चली जाती हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो हाँ, तो एक प्रवास का कारण सामाजिक कारण भी है और सामाजिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है विवाह, है ना। तो विवाह के कारण क्या होता है, विवाह के कारण इस भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्री माइग्रेशन या फीमेल माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, विवाह। तो एक तो विवाह के वजह से माइग्रेशन होता है, बाकी सामाजिक, मैंने आपको बताया कि जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए भी लोग प्रवास करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। महिलाएं वहां अधिक कार्य करती हैं, यह राज्य मात्र सत्तात्मक प्रधान है। तो यहाँ मेघालय की थोड़ी बात की जा गई है। जनजाति प्रथा प्रचलित है, संपत्ति का उत्तराधिकार भी स्त्री के पास है। तो कहीं कहीं तो जो एक तरह से कह सकते हैं सामाजिक कारण है वो स्त्रियों के फेवर में हो जाते हैं। कहीं कहीं सामाजिक कारण, पूरे भारत में आप देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया में चाहे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, वहां पर महिलाओं को प्रवास विवाह के कारण करना पड़ता है। तो स्थितियां कई जगह परेशानी वाली भी होती है। कहीं कहीं जैसे यहाँ पर मेघालय का एक दिया गया है उदाहरण कि वहां पर महिलाएं चली जाती हैं मायके शादी के बाद। तो ऐसी भी स्थिति भारत में है और ऐसी भी है कि महिलाओं को पलायन भी करना पड़ता है। अगर हम निष्कर्ष के बात करें और प्रवास के संबंध में कुछ चीजों की चर्चा करें, मैंने बहुत शॉर्ट में ये चीजें आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं ताकि इन पॉइंट से आप आंसर भी लिख सकें और इस पॉइंट को समझ सकें। तो भारत की लगभग 70% जनसंख्या अपने ही स्थान पर रहती है और 70% प्रवास एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में होता है। देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें। एक बात तो यह है कि 70% जनसंख्या अभी भी जो जहां की है वहीं रह रही है और जो प्रवास हो रहा है उसमें से 70% लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। भारत के 70% लोग रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। अच्छा, बाकी जो लोग जा रहे हैं, प्रवास करने वाले जो लोग हैं, उसमें 70% लोग कहां जाएंगे, अगर पुरुष हैं वो बाहर रोजगार की तलाश में ज्यादातर जाते हैं। अपने जन्म के राज्य के बाहर केवल 4% लोग ही प्रवास करते हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कम प्रवास करती हैं रोजगार वाले मामले में और इस मामले में। बाकी विवाह के सामाजिक मुद्दों से तो वो जाती हैं। स्त्रियों का प्रवास अपने जिले या राज्य में ही स्थानीय स्तर पर होता है। ये क्या कारण है, क्वेश्चन पूछेगा, भाई स्त्रियों का अपने ही जिले या राज्य में क्यों हो रहा है। विवाह, जनरली विवाह जो है वो अपने आसपास के क्षेत्रों में ही किया जाता है, तो स्त्रियां वहां चली जाती हैं। और पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि विवाह के उपरांत वो क्या होता है, ससुराल चली जाती हैं। तो ये जो सामाजिक कारण है कि विवाह के बाद स्त्रियों को ससुराल चले जाना पड़ेगा, विवाह के बाद उनको अपने जिले में ही कहीं और दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ये स्त्रियों का सामाजिक कारण होता है प्रवास का। अब अंत में एक और इंपॉर्टेंट चीज पर हम चर्चा करेंगे कि भाई इस प्रवास का परिणाम क्या है, इस माइग्रेशन का परिणाम क्या है। तो एक है जनसंख्या भार में परिवर्तन। जनसंख्या भार में परिवर्तन का अर्थ यह है कि जो जब पलायन होता है, मान लीजिए सॉरी कहीं पर 1 लाख लोग रह रहे हैं, उसमें से 2000 लोग कहीं पलायन करके चले गए, तो जनसंख्या का जो भार था वो कम तो हो ही गया ना। अच्छा, यहां कम हो गया, दूसरी जगह बढ़ गया। अब आप दिल्ली और मुंबई की जनसंख्या घनत्व को देखिए ना, कितना ज्यादा है। तो ये इसी कारण हो रहा है। देशों का आर्थिक विकास, बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए जब पलायन होता है तो दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि मान लीजिए आप इस देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो जिस देश में आप जाएंगे वहां काम करेंगे तो वहां की भी तो इनकम बढ़ेगी, वहां का भी तो जीडीपी बढ़ेगा, तो ठीक है, तो उसका भी ग्रोथ हुआ और आपको पैसा मिला, आपने वो पैसा अपने देश में भेजा अपने लोगों को, तो यहाँ पे वो खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। तो ये आर्थिक विकास तो माइग्रेशन से होता है। सांस्कृतिक विकास भी होता है। आजकल आप विश्व में देख रहे होंगे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक देश के लोग अपनी संस्कृति का आदान प्रदान दूसरे देश से करते हैं। अच्छा, देश ही क्यों, बिहार के लोग आकर मुंबई में कितना छठ मना रहे हैं, दिल्ली में छठ मना रहे हैं, तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है ना, वहां की एक इंपॉर्टेंट परंपरा बनती चली जा रही है। पारस्परिक उन्नति, यही मैंने आपको बताया कि जहां से वो व्यक्ति आया है वहां का भी उन्नति विकास होगा, वो घर में पैसा भेजेगा, वहां अच्छा डेवलपमेंट होगा, और जहां वो काम करेगा उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो पारस्परिक विकास भी होता है। जनसंख्या के आयु वर्ग पर प्रभाव पड़ता है।
जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम्पल से समझिएगा, मान लीजिए बिहार है एग्जाम्पल के लिए, तो वहां से काम करने वाले मान लीजिए 18 से 40 साल के लोग ज्यादातर चले गए दिल्ली, और वहां रह गए बूढ़े बच्चे, तो वहां की जनसंख्या में ज्यादा लोग कौन रह जाएगा? बूढ़े बच्चे। जहां पर वो काम करने आ रहे हैं वहां पर जनरली नवयुवक लोग रहेंगे, क्योंकि वो काम करने आए हैं, तो वहां जनसंख्या के जो आयु वर्ग है इस पर प्रभाव पड़ेगा। नए वातावरण में समायोजन होता है। अब कोई व्यक्ति एकदम गांव में रहा है, शुद्ध हवा में रहा है, अब वो दिल्ली में या कहीं और चला जाए तो नया वातावरण मिलेगा, उसे प्रदूषण भी झेलना पड़ेगा, उसे तेज दुनिया का सामना करना पड़ेगा, तो ये भी होता है। विज्ञान की उन्नति, जाहिर सी बात है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उन्नति तो होगी जब माइग्रेशन होगा। अब देखिए ना कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली में ज्यादातर भारत के लोग काम कर रहे हैं और रोज नए नए करामात करते हैं, ठीक बात है, नासा में भारत के लोग काम करते हैं, तो ये चीजें भी माइग्रेशन से या प्रवास से परिणाम ये बनता है। इसको डिटेल में अगर देखें तो प्रवास के कारण जनसंख्या के भार में परिवर्तन हो जाता है। जिन देश या स्थानों से जनसंख्या जाती है वहां जनसंख्या का भार कम होता है, और जहां पर वो पहुंचते हैं वहां पर भार बढ़ जाता है, ठीक बात है। इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं, क्योंकि जिन देशों की जनसंख्या पहले ही बढ़ी हुई होती है वहां पर प्रवासी लोगों को वापस लौटना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है यहाँ जनसंख्या का भार घटा पर वहां इतना बढ़ गया कि वहां को दिक्कत होने लगती है। देशों के आर्थिक विकास, तो जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग नहीं हो पाया है वहां पर अन्य देशों से गए हुए लोगों ने प्राकृतिक संसाधन का सही सदुपयोग करके उस देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया है। मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका ठीक से यूज करेगा और कंट्रीब्यूशन करेगा वहाँ के विकास में, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। रूसी लोगों ने साइबेरिया में जाकर वहाँ के कोयले, लोहे, तांबे का सदुपयोग किया है। सांस्कृतिक विकास की बात करें तो यूरोपीय देशों से बाहर जाने वाले लोगों ने अपनी सभ्यता विकास उन देशों में किया जहां वे लोग गए और उन्होंने उपनिवेश स्थापित किए। भारत, म्यांमार, ईरान आदि देशों में यूरोपीय सभ्यता की छाप है, ये चीजें भी वहां देखने को मिली है। पारस्परिक उन्नति देखें अगर तो प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिन प्रदेशों में जनसंख्या प्रवास करती है उन देशों में मात्र प्रदेशों की जनसंख्या अपने नए बसाए देश का उत्पादन, खाद्य सामग्री और कच्चा माल भेजती है। इसके बदले में नए देश से निर्मित माल, सामान और वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा मिलती है। ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। जो लोग बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं जैसे अरब देश, यूएसए, वे वापसी अपने देश को धन भेजते हैं, तो इसको रेमिटेंस बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि जहां आप जाएंगे वहां का विकास भी होगा और आपको वहां से पैसे मिलेंगे तो आप अपना विकास करेंगे, तो गिव एंड टेक ये चलता रहता है, ठीक है। जनसंख्या के आयु वर्ग पर भी प्रभाव पड़ता है, तो अक्सर देखा गया है कि प्रवास के दौरान अर्जक जनसंख्या स्थानांतरित होती रहती है। परिणाम स्वरूप बच्चे और वृद्ध उसी देश में रह जाते हैं, जिससे जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना प्रभावित हो जाती है। तो ये चीज देखने को मिलती है, इसे आप जरूर समझ लेंगे। जनसंख्या के प्रवास के कारण उस देश का आर्थिक विकास होता है, और जहां से जनसंख्या जाती है वहां विकास प्रभावित होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर वो लोग वहीं काम करते तो वहां की जीडीपी बढ़ती, लेकिन अब नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि वो बाहर से कुछ भेजते हैं, पर उस तुलना में उतना विकास उससे नहीं होगा अगर वो वहीं रह के कुछ उत्पादित करते, ठीक है ना। तो ये अंतर, ये प्रवास के परिणाम, ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालते हैं, ये आपके अंदर ना ये थिंकिंग से होनी चाहिए। बहुत ज्यादा आपको इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है, आपको खुद ही समझ के इन चीजों को लिखना है, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज में पूरे चैप्टर को समझा दिया है। फिर नए वातावरण में समायोजन करना होता है। विश्व के अन्य देश जैसे भारत, अफ्रीका, इंडोनेशिया, इनकी जलवायु यूरोप की जलवायु से भिन्न है, अतः जो लोग शीतोष्ण कटिबंधीय देशों से उष्ण कटिबंधीय देशों में जानते हैं वह नए प्रदेशों में पहुंचकर वहां की जलवायु और परिस्थिति के साथ समायोजन कर लेते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई गर्म प्रदेश से गया है, कोई शीत जैसे बोलते हैं ना कि ट्रॉपिकल कंट्रीज है, फिर एवरग्रीन कहीं मान लीजिए लेट सपोज वातावरण है, या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज है ना, तो उष्ण कटिबंधीय इन क्षेत्रों से जाकर, या गर्म से ठंडे में, ठंडे से गर्म में, इन जगहों पर जाकर लोग अपने आप को एडजस्ट करते हैं। भारत से कोई कनाडा चला गया, अब वहां पर कनाडा में ऊपर के क्षेत्र बहुत ठंडे भी हैं तो उसको करना पड़ता है। भारत से जाने वाले लोगों को बाहर की जलवायु से समायोजन करना पड़ता है, और सांस्कृतिक समायोजन भी करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल इंटीग्रेशन जो है, यानी एक दूसरे के संस्कृति को अपनाना, एक दूसरे के संस्कृति के साथ अपनत्व बढ़ाना, ये सारी चीजें भी वहां पर देखी जाती हैं। अब विज्ञान की उन्नति की बात अगर करें तो जाहिर सी बात है भी प्रवास का कारण बनेगी। प्रवास के कारण पारस्परिक विचारों का आदान प्रदान होता है। हमने अभी एक चीज की चर्चा की है, ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है। इस ग्लोबलाइजेशन में आर्थिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैचारिक आदान प्रदान, है ना, वस्तुओं का, सेवाओं का, व्यापार का, बहुत चीजों का आदान प्रदान होता है।
तो जब आप विचारों का आदान प्रदान करेंगे, आविष्कारों के विषय में बातचीत करेंगे, मैंने आपको बताया जैसे नासा और इसरो मिलकर काम करें या यहाँ के वैज्ञानिक वहाँ के लिए काम करें, है ना। जैसे आप देख लीजिए दुनिया में जो हरित क्रांति भारत में आई, वो नॉर्मन बोरलॉग का कंसेप्ट था, एम एस स्वामीनाथन ने अडॉप्ट किया और कितना बड़ा वैज्ञानिक यहाँ पर एक तरह का नया, आप कह सकते हैं ना कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ। इसी तरह भारत में जैसे ब्रह्मोस मिसाइल ले लीजिए, तो यहाँ के ब्रह्मपुत्र और मॉस्को जो रिवर है उन दोनों को मिलाकर भारत और रूस ने मिलकर बना लिया सुपर क्रूज मिसाइल। तो ये जो वैचारिक आदान प्रदान होता है, ये देश की वैज्ञानिक उन्नति, देश के ओवरऑल विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रवास का मतलब क्या है और प्रवास में प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या है। प्रतिकर्ष कारक यानी जिसके कारण आप कोई जगह छोड़ के जाते हैं, अपकर्ष कारक यानी जो आपको अपने तरफ खींचते हैं, और इसके सारे कारण, इसके सारे प्रभाव, परिणाम, सारी चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर ली हैं। तो ये था आपका जो मानव भूगोल भारत वाले संदर्भ में है उसका चैप्टर नंबर 2, जिस बुक को आप किस नाम से जानते हैं, जिस बुक को आप जानते हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसका चैप्टर नंबर 2 हमने एक बार में खत्म कर लिया है। आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। इसके छोटे छोटे नोट्स बना के, पॉइंट्स बना के आप जरूर पढ़ते रहिए। इसमें कोई डाउट, परेशानी, समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। इसके आपके महत्वपूर्ण और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो भी आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी और सभी चैप्टर्स ऐसे हम कवर करेंगे। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम या मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com या मैग्नेट ब्रेन्स का मेन चैनल, इन सभी स्थानों से आप ये सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब कुछ पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पे आके आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक तरह से जो आप ई बुक्स और बुक्स को ऑर्डर करने के लिंक है उसको कर सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम से संबंधित जो टीचर्स और सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकें हैं। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ये सेशन पसंद आया, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके तरफ से इतना ही हेल्प चाहिए और इसमें मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी फॉलो करते रहिए। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को लेकर। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।